हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर जिसका नाम है एनिमल किंगडम। ठीक है, हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देखा था कि आर.एच. विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम बनाए। कब? 1969 में, जिनमें उन्होंने बताया मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमल और प्लांट। ठीक है, हम प्लांट तक पढ़ चुके हैं, हम एनिमल किंगडम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि एनिमल को किस कैरेक्टर के आधार पे रखा गया था। पहला क्या थे, ये कैसे थे, ये मल्टी सेलुलर थे। ठीक है, इनके पास ढेर सारे सेल पाए जा रहे थे, इसीलिए अमीबा और पैरामीशियम को पहले एनिमलिया किंगडम से उठा के कहाँ रख दिया गया? प्रोटिस्टा में रख दिया गया, क्योंकि एक सेल था, सेल वॉल उनके पास भी नहीं था। और एनिमल किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे, जितने भी मेंबर यहाँ पे आएंगे, सारे सबके पास क्या होगा? सेल वॉल नहीं होगा। ठीक है, सेल वॉल कैसे होंगे? एब्सेंट होंगे यहाँ पे। तो याद रखिएगा कि जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है एनिमल किंगडम का, ये कैसे हैं? मल्टी सेलुलर हैं, ढेर सारे सेल से बने हुए हैं, इनके पास कोई सेल वॉल नहीं पाई जाती है। साथ में इनका जो बोलते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो कैसा है? वो है हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉप्स में भी कौन सा? होलोजोइक, मीन्स खाने को पहले निगलते हैं, चबाते हैं, फिर इसके बाद डाइजेशन होता है, एसिमिलेशन होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं पूरी बॉडी में। लेकिन अगर हम लोग प्लांट की बात करें तो प्लांट में ऐसा कुछ नहीं था, वो खाना खुद बनाते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम को। हम लोग यहाँ पे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ेंगे कि कितने डिफरेंट फाइलम में कितने सारे एनिमल्स बिलोंग करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली लाइन में देखते हैं, When you look around, you will observe different animal with different structure and form. जब आप अपने आसपास देखते हैं, अभी आप जहाँ कहीं होंगे, जिस इन्वायरमेंट में होंगे, जहाँ सराउंडिंग में हो, तो आपको डिफरेंट एनिमल दिखते हैं, डिफरेंट टाइप के उनके स्ट्रक्चर है, फॉर्म है। एनिमल का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जानवर ही, एनिमल्स में तो हम लोग भी आएंगे, आगे पढ़ेंगे हम लोग। जो फाइलम कॉर्डेटा है उसमें मैमल्स भी बिलोंग करते हैं। तो जितने भी आसपास के जितने भी जानवर हैं, चाहे इंसान हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, कुछ भी हो, एनीवेज, तो सब कैसे हैं? डिफरेंट स्ट्रक्चर में है, डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, एज ओवर 1 million स्पीसीज ऑफ एनिमल्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड टिल नाउ, द नीड फॉर क्लासिफिकेशन बिकम्स ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जैसा कि हमने देखा था, अंस मेयर ने कहा था 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक यहाँ पे स्पीसीज को डिस्क्राइब किया गया है। वो प्लांट भी है, एनिमल भी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई स्पेसिफिक डाटा नहीं दिया गया। बोला गया कि यहाँ पे मिलियंस ऑफ स्पीसीज जो हैं एनिमल के डिस्क्राइब हो गई हैं। इसीलिए हमें क्या करना, उनके स्टडी करने के लिए क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इतने सारे मिलियंस ऑफ स्पीसीज होंगे, अगर एक एक को पढ़ेंगे तो पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी। तो हमें क्या करना है? क्लासीफाई करना है, नॉमेनक्लेचर करना है, नामकरण भी करना है उनका। ठीक है, कैरेक्टर्स के बारे में जानना कि कैसे कैरेक्टर हैं, सारी चीज़ें हम लोग जो पढ़ के आए हैं टैक्सोनॉमी में, लिविंग वर्ड में, वही सारी चीज़ यहाँ पे भी उसी के आधार पे किया गया है, ताकि हमारे लिए क्या हो सके? ईजी हो सके, हम इतने सारे मिलियंस ऑफ स्पीसीज को पढ़ें। ठीक है, द क्लासिफिकेशन ऑल्सो हेल्प इन असाइनिंग अ सिस्टमैटिक पोजिशन टू न्यूली डिस्क्राइब स्पीसीज। जो क्लासिफिकेशन होता है उनमें हम लोग सिस्टमैटिक ऑर्डर में रखते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी स्पीसीज को ढूंढा ऐसे रख दिया, नहीं, हम एक सीक्वेंस में रखते हैं कि पहले कौन सा स्ट्रक्चर आया, फिर कितना और डेवलप्ड हुआ, आगे इस तरीके से हम लोग एडवांस लेवल तक जाते हैं। तो एक सिस्टमैटिक ऑर्डर को हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। In spite of difference in structure and form of different animals, there are fundamental features common to various individuals in relation to the arrangement of cell, body symmetry, nature of coelom, pattern of digestive, circulatory और reproductive system। ठीक है, अगर हम लोग डिफरेंसेस को छोड़ दें, ठीक है, डिफरेंसेस को देखना छोड़ दें, स्ट्रक्चर हो चाहे फॉर्म हो, कुछ सिमिलैरिटीज़ भी देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज़ बाहर से, अगर हम डॉग को देख रहे हैं, एलिफेंट को देख रहे हैं, तो बाहर से उनका स्ट्रक्चर क्या है? अलग है, उनका फॉर्म भी अलग है। बट अगर हम ये डिफरेंसेस को छोड़ दें तो कुछ फंडामेंटल जो है फीचर्स क्या है? कॉमन है दोनों में, दोनों इंडिविजुअल में। ठीक है, तो वो जैसे हो सकता है कि सेल किस तरीके से अरेंजमेंट हुआ है सेल का बॉडी में, वो सेलुलर हो सकते हैं, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं टिश्यू लेवल के हो सकते हैं, ऑर्गन लेवल के हो सकते हैं, या फिर ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। ये सब क्या है? इन्हें बोलते हैं हम अरेंजमेंट ऑफ सेल, कि सेल किस तरीके से अरेंज है। बॉडी सिमेट्री की बात करते हैं, अगर हम किसी भी स्पीसीज को मान लीजिए कि पीस से कट कर रहे हैं तो बाइलेटरल हो गया, अगर एक प्लेन से कट कर रहे हैं तो बाइलेटरल हुआ, अगर हम लोग डिफरेंट प्लेन से भी कट कर रहे हैं तब भी ये इक्वल हाफ में बट रहे, तो इसे हम क्या बोलेंगे? रेडियल सिमेट्री बोलेंगे। ठीक है, अगर कोई स्पीसीज है वो कहीं से भी कट कर रहे हैं, वो कहीं से भी इक्वल हाफ में नहीं हो रहा है, अगर अपने आप को हम काट रहे हैं इस तरीके से, तो हम बाइलेटरल हो गए, एक सिमेट्री से। लेकिन कुछ ऐसे भी स्पीसीज हैं कि उनको कहीं से भी कट करें वो
नहीं इक्वल हाफ में डिवाइड होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एसिमेट्रिकल। नेचर ऑफ सिलोम की बात करते हैं कि किस तरीके का सिलोम पाया जाता है। सिलोम हम लोग आगे पढ़ेंगे कि बॉडी कैविटी है, गट कैविटी, उनमें जो लाइनिंग्स होती हैं मेसोडर्म की, और बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, ठीक है, कैविटी होगा, उसे हम सिलोम कहेंगे। पैटर्न ऑफ बोल सकते हैं, यहाँ पे सिस्टम की बात की गई है कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारे सिस्टम को भी हम लोग देखते हैं। आगे देखते हैं, These features are used as the basis of animal classification and some of them are described here। ये सारे फीचर का इस्तेमाल करके यहाँ पे एनिमल को क्लासीफाई किया गया है। कौन कौन से फीचर, कि सेल का अरेंजमेंट कैसा है, बॉडी की सिमेट्री कैसी है, नेचर ऑफ सिलोम कैसे प्रेजेंट है, किस तरीके से पैटर्न ऑफ सिस्टम है, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा है, ये सारी चीज़ों के आधार पर एनिमल को यहाँ पे क्लासीफाई किया गया है, जिसको हम अभी आगे ब्रीफली पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं आगे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से एनिमल की बॉडी बनी है, सेल की है कि टिश्यू की है कि हाँ ऑर्गन की है या ऑर्गन सिस्टम की, इसे बोलते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बोल सकते हैं कि कौन से आधार पे ऑर्गेनाइज्ड है। दो ऑल द मेंबर ऑफ एनिमली आर द मल्टीसेलुलर, ऑल ऑफ देम डू नॉट एक्सहिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल। जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि जितने भी एनिमल किंगडम के मेंबर होंगे सब कैसे होंगे, मल्टीसेलुलर होंगे, और उनके पास कोई सेल वॉल नहीं पाया जाएगा। ठीक है, लेकिन वो सब एग्जिबिट एक जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल नहीं करते, मतलब कि सारी बॉडी मल्टीसेलुलर तो है ऐसा नहीं है, सबके पास ढेर सारे सेल हैं, मतलब एक सेल से तो बॉडी नहीं बनी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इतने सारे सेल से बॉडी बनी हुई है तो क्या आगे चल के सेम ही पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो कर रहे हैं सेल मतलब एक ऑर्गेनिज्म है, ढेर सारे उसके बॉडी में सेल, तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो टिश्यू ही बना रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑर्गन बना रहा है, ऑर्गन सिस्टम बना रहा है। ठीक है, For example, in sponges, the cell are arranged as a loose cell aggregate. That is, they exhibit the cellular level of organization. अगर हम लोग बात करते हैं पॉरीफेरा के मेंबर स्पॉन्जेस की बात करते हैं तो उनकी बॉडी में भी ढेर सारे सेल्स हैं, मल्टी सेलुलर हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो सेल्स है ना ये लूजली एक साथ इकट्ठा हुए हैं, बस एकदम लूजली अरेंज्ड है। यहाँ पे हम इन्हें टिश्यू भी नहीं बोल सकते हैं सही से। ठीक है, ये बस खाली इकट्ठा हुए हैं। टिश्यू का मतलब क्या होता है कि इंटरसेलुलर स्पेस कम हो, ढेर सारे सेल इकट्ठा हो जाए जिनकी ओरिजिन भी सेम हो, सेम फंक्शन करते हो, लेकिन इनकी बॉडी में क्या है ना कि ढेर सारे सेल एक पास इकट्ठा हो गए हैं, लेकिन ये अभी भी कैसे हैं, ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो कर रहे हैं, मतलब कि इनका सेल ही अपना अपना काम करेगा, ये टिश्यू की तरह काम नहीं करेंगे। टिश्यू में क्या होता है, ढेर सारे सेल एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं जो एक कॉमन फंक्शन शो करना स्टार्ट करते हैं, और इंटरसेलुलर स्पेस भी क्या होता है वहाँ एब्सेंट होता है। देखते हैं यहाँ पे, सम डिवीजन ऑफ द लेबर एक्टिविटी अकर एमंग द सेल। यहाँ पे कुछ डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है कि सारे सेल को अपना अपना काम दे दिया गया है कि तुमको ये काम करना है, इसे ये काम करना है, यहाँ पे ये कर दिया गया है कि जितने भी सेल्स हैं बॉडी में उनको अपना अपना काम दे दिया गया है। इन सिलेंट्रेट की बात करते हैं, निडेरिया की बात करते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, किससे कंपेयर किया जा रहा है, एज कंपेयर टू पॉरीफेरा के मेंबर से। जो सिलेंट्रेट्स के मेंबर है वहाँ पे जो अरेंजमेंट है सेल का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। हियर द सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज्ड इनटू द टिश्यू, हेंस इज कॉल्ड द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे क्या होगा कि जो सेल है ना, ढेर सारे सेल तो इनकी भी बॉडी में प्रेजेंट है, मल्टीसेलुलर है, तो ढेर सारे सेल अब क्या कर रहे हैं, एक साथ इकट्ठा हो जा रहे हैं, जहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस क्या है, एब्सेंट है, और ये क्या शो कर रहे हैं, कॉमन फंक्शन शो कर रहे हैं। ठीक है, ये ढेर सारे सेल इकट्ठा हो गए जहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस क्या है, कम है, और ये फंक्शन जो इनका फंक्शन है वो क्या है, कॉमन है। ये सेल भी वही काम करेगा, मान लीजिए एक्सक्रीशन कर रहा है तो ये सारे भी सेल वही करेंगे, क्योंकि ये टिश्यू बना लिए हैं। टिश्यू कैसे बनते हैं कि ढेर सारे कॉमन ओरिजिन के सेल आ जाएंगे, एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे और क्या करेंगे, कॉमन फंक्शन शो करेंगे। तो जो सिलेंट्रेट्स के मेंबर हैं वो कैसा अपना बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो कर रहे हैं, सेलुलर लेवल नहीं कि टिश्यू लेवल कर रहे हैं। सेलुलर लेवल कौन कर रहे थे, स्पॉन्जेस कर रहे थे। बहुत डिफरेंस है कि अभी ये पहले बोल सकते प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, किसके, एनिमल किंगडम के, जो सेलुलर लेवल से स्टार्टिंग हुई, मीन्स एक सेल से काम होता होता अब टिश्यू लेवल पे आ रहे हैं। आगे हम लोग ऑर्गन लेवल पे जाएंगे, फिर ऑर्गन सिस्टम होगा जिससे पूरी बॉडी को फंक्शन मिलेगा। ठीक है, ए स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, दैट इज द ऑर्गन लेवल इज एक्सहिबिट बाय मेंबर ऑफ प्लेटीहेलमिन्थेस एंड अदर हायर फाइला वेयर टिश्यू आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन ईच स्पेशलाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन। जैसे जैसे हम और आगे के मेंबर्स के पास चलेंगे, हायर फाइलम के पास चलेंगे, वहाँ पे देखेंगे कि ढेर सारे टिश्यू इकट्ठा होकर क्या बना रहे हैं, ऑर्गन बना रहे हैं। अब
ऑर्गन जब एक साथ मिलके काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑर्गन सिस्टम हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल दिया है यहाँ पे, इन एनिमल लाइक एनिलिडा, ठीक है, ऑर्थ्रोपोड्स, मोलस्कस, इकानोडर्मेट्स एंड कॉर्डेटा, organ have associated to form a functional system, each system concerned with a specific physiological function. This pattern is called organ system level of organization. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया गया है कि एनिलिड्स, अगर प्लेटी हेलमिंथिस की बात करें तो वो कैसे थे, ऑर्गन लेवल तक ही थे, उसके कुछ मेंबर ऑर्गन सिस्टम दिखा रहे थे, कुछ मेंबर्स हम लोग एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। लेकिन अगर एनिलिड्स की बात करें, ठीक है, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्कस, इकानोडर्मेटा, ठीक है, और यहाँ पे कॉर्डेटा में देखते हैं तो ऑर्गन यहाँ पे ढेर सारे इकट्ठा हो जाएंगे और कॉमन फंक्शन शो करेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन होगा, मतलब हमारे बॉडी में जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हमारा मुंह भी काम कर रहा है, ठीक, सबसे ज़्यादा हमारा पेट है, ठीक, पैनक्रियाज है, लीवर है, ये सब क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये सब क्या ऑर्गन है। अब एक ही काम कर रहे हैं, क्या डाइजेशन करा रहे फूड का, तो ये क्या हो गया, एक पूरी तरीके से ऑर्गन सिस्टम बन गया जिसकी फिजियोलॉजी क्या हो गई, सेम हो गई, एक ही काम कर रहा है, एक ही फंक्शन कर रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ द एनिमल एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लिसिटी। अगर बात करते हैं ऑर्गन सिस्टम की तो डिफरेंट एनिमल में ये अलग अलग कॉम्प्लिसिटी लाती है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, the digestive system in the platyhelminthes has only a single opening to the outside of the body that serve as both mouth and anus and hence called incomplete. अगर हम बात करते हैं प्लेटीहेलमिंथिस के मेंबर की तो उनमें क्या होता है, एक ही बोल सकते हैं कि एक ही रास्ता है, उसे मुंह से खाएंगे और मुंह से एक्सक्रीट करेंगे, मतलब कि उनके पास क्या सिंगल ओपनिंग है, उनके बॉडी में एक ही सिंगल ओपनिंग है जिससे जो दोनों की तरह काम कर रहा है, माउथ की तरह काम कर रहा है और एनस की तरह काम कर रहा है, कि खा भी रहे हैं वहीं से और निकाल भी रहे हैं वहीं से। तो ये क्या हो गया, इनकम्प्लीट है, ठीक है, इनका इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए दो ओपनिंग होना चाहिए, मुंह से खाते हैं और दूसरे पोर्ट से बोल सकते हैं, दूसरे पास से निकालते हैं, ठीक है। अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैड टू ओपनिंग, माउथ एंड एनस। अगर हम बात करते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की, दो ओपनिंग होना चाहिए, दो रास्ते होने चाहिए, दो पाथ होना चाहिए, एक माउथ होना चाहिए जिससे खाते हैं और एनस के थ्रू एक्सक्रीट करते हैं। और इनकम्प्लीट में क्या होता है, एक ही ओपनिंग होती है जिससे बॉडी में जो खाया वहीं से निकाल दिया, वो इनकम्प्लीट है। सिमिलरली द सर्कुलेटरी सिस्टम में हैव टू टाइप्स। इसी तरीके से अगर आप सर्कुलेटरी सिस्टम में भी देखेंगे तो दो तरीके के हैं, एक ओपन टाइप है, दूसरा क्लोज टाइप है। ओपन टाइप को पढ़ते हैं, ओपन टाइप in which the blood is pumped out of the heart and the cell and tissue are directly bathed in it। अगर ओपन टाइप की बात करें तो यहाँ पे जो हार्ट है वो उसका काम क्या है, ब्लड का पंपिंग करना, उसने पूरे बॉडी को पहुंचाना है, जितने भी टिश्यू हैं, सेल है, सबके पास क्या करना, ब्लड को पहुंचाना है, ठीक है, पंप करेगा, ढेर सारे ब्लड वेसल्स निकलेंगे, वो लेके जाएंगे। ओपन सिस्टम में क्या होगा, जो ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें क्या होगा कि ब्लड तो पंप हो रहा है कहाँ से, हार्ट से, लेकिन जो सेल है, टिश्यू है, उनके पास जो ब्लड जा रहा है उनको पूरी तरीके से बात करा दे रहा है, मतलब कि यहाँ पे कोई भी वेल ऑर्गेनाइज्ड, कोई भी यहाँ पे आर्टरीज, वेन्स, ये सब कुछ नहीं प्रेजेंट है। मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी है, यहाँ पे टिश्यू, ये मान लीजिए हार्ट है, ठीक है, इसने पंप किया, ब्लड यहाँ से गया, सीधे इनको पूरी तरीके से बात करा दिया, कोई यहाँ पे कोई ब्लड वेसल्स वगैरह कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, डायरेक्टली वहाँ पे जा रहा है, टिश्यू और सेल्स को अपने आप ही खून दे के आ जा रहा है, यहाँ पे किसी पाइप की जरूरत नहीं पड़ी, किसी वेसल्स की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो ये कैसे हो गए, ओपन टाइप हो गए। नेक्स्ट देखते हैं क्लोज टाइप में। क्लोज टाइप इन विच द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू द सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। अगर क्लोज टाइप में बात करें तो क्लोज टाइप कैसे है कि क्लोज कोई चीज़ तभी जाएगी आप उसे पैक करके देंगे, ठीक है। तो मतलब कि अगर क्लोज टाइप की बात करें, जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है किसके थ्रू, डिफरेंट टाइप के यहाँ पे वेसल्स होंगे, आर्टरीज हो सकता है, यहाँ पे वेन्स हो सकते हैं, कैपिलरीज हो सकते हैं। हार्ट की बात करें तो हार्ट से कौन लेके जा रहा है, आर्टरी लेके जा रहा है, कहाँ लेके जा रहा है, ये लेके जाएगा ऑर्गन के पास। अब ऑर्गन से कहाँ जो छोटे छोटे टिश्यूज़ हैं उनके लिए कैपिलरीज लेके जाएगा। अब ऑर्गन से भी बहुत सारे ऑक्सीजन जो है यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, ठीक है, आर्टरी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है कहाँ, ऑर्गन के पास, लेकिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वेन्स कहाँ लेके जाएगा, सीधे हार्ट के पास लेके जाएगा, क्योंकि आगे तो ऑक्सीजन उसमें डालना है, CO2 निकालना है। तो ये काम पूरा एक फंक्शनल होगा, सिस्टमैटिक ऑर्डर में होगा। बट अभी के लिए इतना जानिए कि जो क्लोज टाइप होता है उसमें यहाँ पे डिफरेंट टाइप के वेसल्स, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के बोल सकते हैं डायमीटर के, डिफरेंट डायमीटर के, जैसे हो गए आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज, इससे क्या होता है, ब्लड का
फ्लो होता है, मतलब टिश्यू के पास, ऑर्गन के पास, ये सारे ब्लड इसी के थ्रू जाते हैं क्लोज टाइप में। ओपन टाइप का एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया गया है। ओपन टाइप में हो गया इकाइनोडर्मेटा में हो गया, ठीक है, हेमिकॉर्डेटा में ओपन टाइप बोला गया है, मलस्कस में बोला गया है, ऑर्थोपोड्स में बोला गया है। लेकिन अगर क्लोज टाइप की बात करते हैं तो याद रखिए क्लोज टाइप किस में है, ये प्रेजेंट होते हैं एनिलिड्स में होते हैं, एनिलिड्स में प्रेजेंट है। और कुछ मेंबर जो होते हैं मलस्कस में, उसमें भी ये कैसे होते हैं, क्लोज टाइप का सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है और कॉर्डेटा में प्रेजेंट होता है। तो याद रखिएगा कि क्लोज टाइप का अगर बोलते हैं कि यहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है तो किस में होगा, एनिलिड्स में होगा, एनिलिडा में होगा, कॉर्डेटा में होगा, हम लोग कॉर्डेटा के मेंबर हैं, हम लोग में भी होगा। और कुछ मेंबर जो हैं किसके, मलस्कस के, उसमें होगा, उनकी क्लासेस में होगा। आगे चलते हैं, अब सिमेट्री देखते हैं कि किस तरीके से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को कट कर रहे हैं तो कैसे सिमेट्री आपको देखने को मिल रही है। एनिमल कैन बी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ दियर सिमेट्री। देखिए एनिमल को भी इस आधार पे भी कैटेगराइज किया गया है कि उसको कट करने के बाद कैसे सिमेट्री बन रही है, कैसा उसका फॉर्म हो रहा है। Sponges are mostly asymmetrical, that is any plane that passes through the center does not divide them into equal half। जो स्पॉन्जेस है, स्पॉन्जेस कौन, पॉरीफेरा के जो मेंबर हैं वो एसिमेट्रिकल हैं, उनकी बॉडी कुछ ऐसी रहेगी, कहीं से भी कट करोगे, कहीं से भी उनको कट करने की कोशिश करोगे किसी भी प्लेन से, वो कभी भी इक्वल हाफ में नहीं डिवाइड होंगे, ये बराबर बराबर नहीं बटेंगे, ठीक है। When any plane passing through, बोला गया एनी प्लेन, कोई भी प्लेन से, when any plane passing through the central axis of the body divide the organism into two identical half, it is called radial symmetry। एग्जाम्पल है सिलेंट्रेट, टीनोफोर्स एंड इकाइनोडर्म्स। अगर किसी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री से कोई ऑर्गेनिज्म को कट कर दिया जा रहा है, किसी भी प्लेन कहीं से भी दो इक्वल हाफ में आ रहे हैं, इस सिमेट्री को हम क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है सिलेंट्रेटा मिस निडेरिया की बात की गई है, टीनोफोरा के मेंबर की बात किया। लेकिन इकाइनोडर्म्स में कौन होंगे, अडल्ट वाले, जो अडल्ट इकाइनोडर्म्स होंगे वो कैसे सिमेट्री शो करेंगे, रेडियल सिमेट्री करेंगे। हैव दिस काइंड ऑफ बॉडी प्लान, क्या आप उनको कहीं से भी कट कर रहे हैं, किसी भी प्लेन से कट कर रहे हैं, वो किसी भी प्लेन से कट होने के बावजूद भी कैसे अपने आप की सिमेट्री दिखा रहे हैं, हर प्लेन से कट कट के क्या हो रहे हैं, इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहे हैं किसी भी प्लेन से। एनिमल लाइक एनिलिड्स, orthopods etc where the body can be divided into identical left right half in only one plane exhibit bilateral symmetry। अगर एनिमल की बात करते जैसे एनिलिड्स हो गए, ऑर्थोपोड्स हो गए, ठीक है, और हम लोग ह्यूमन की बात करते हैं जैसे कॉर्डेटा की बात करते हैं, तो इनमें क्या होता है कि हम एक ही प्लेन से, जैसे मैं अपने आप को कट कर रही हूँ एक प्लेन से, यहाँ से मैं कट करूँगी तो मैं इधर से कट होते होते दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगी, लेकिन मैं इसी प्लेन से हाफ होंगी, मतलब दो इक्वल हाफ में होंगी। लेकिन अगर मैं इधर से कट करूँ तो ऐसा नहीं होगा कि मेरी आँख यहाँ आ गई, नहीं, सिर्फ एक प्लेन से मैं अगर अपने आप को कट कर रही तो मैं दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो रही, इससे कहते हैं बायलेटरल सिमेट्री। कि अगर आप किसी एक प्लेन से किसी ऑर्गेनिज्म को कट कर रहे हैं, वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहे हैं, बराबर बराबर हिस्से में बढ़ जा रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं बायलेटरल सिमेट्री। जैसे एनिलिड्स हो गए, ऑर्थोपोड्स हो गए, ठीक है, कॉर्डेटा के मेंबर हो गए। और सबसे खास बात बायलेटरल सिमेट्री और कौन दिखाता है, जो लार्वा है किसके, इकाइनोडर्मेटा के, ये इंपॉर्टेंट है। एडल्ट कैसे थे, रेडियल सिमेट्री थे, कहीं से भी कट कर दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जा रहे थे, लेकिन जो उनके लार्वा होंगे वो बायलेटरल सिमेट्री शो करेंगे। यहाँ डायग्राम देखते, देखिए ये कोई कीड़ा नहीं है, ये आई थिंक हाइड्रा वाइड्रा होगा कुछ। तो देखिए ये स्ट्रक्चर ना 3D बना है, बट किताब में बनाया गया तो ऐसा लग रहा है कि 2D के फॉर्म में है। यहाँ पे देखिए ये स्ट्रक्चर है इस तरीके से, यहाँ इस तरीके से स्ट्रक्चर है, मतलब आप समझ जाइए कि एक हाथ में फ्लावर लिए हैं तो उस टाइप का ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर है। ये 3D में इमेजिन करिएगा। इस हाफ से भी काट रहे हैं तो भी इक्वल हाफ, यहाँ से भी सोच रहे हैं कट करने के लिए इक्वल हाफ, यहाँ से भी कट करेंगे इक्वल हाफ होगा, कहीं से भी कट पिट कर रहे हैं, कहीं से भी किसी प्लेन से भी कट पिट कर रहे हैं इस ऑर्गेनिज्म को, तो हर जगह से क्या हो रहा है, बराबर बराबर हिस्से में बढ़ जा रहा है। ऐसी सिमेट्री को क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री, ठीक है। फिर देखते हैं, ये देखिए क्रैब का है, केकड़ा। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर आपको देखने से ही लग रहा है कि अगर हम एक ही प्लेन से यहाँ बीचों बीच से काटेंगे, सेंट्रल एक्सिस से काटेंगे तो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, दो ही बराबर हिस्से में होगा। अगर हम इधर से काटेंगे तो इधर तो इसका ये सब पार्ट तो आएगा नहीं, तो नहीं होगा। सिर्फ एक ही प्लेन से ये क्या हो रहा है, अपने आप को, अपनी बॉडी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ऐसे सिमेट्री को हम बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे मैं ट्रिक देती हूँ, जेड ब्रा,
जेड ब्रा से याद करिए। जेड फॉर होता है यहाँ पे बाइलेटरल, पहले बी फॉर बाइलेटरल याद करिए, और जेड जो होता है जाइगोमॉर्फिक होता है। ये प्लांट में बहुत हेल्प करेगा, प्लांट मतलब मॉर्फोलॉजी में हेल्प करेगा। आर फॉर क्या होते हैं, रेडियल होते हैं। ये कैसे होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। ठीक है, अगर ऐसा वर्ड कहीं आपको लगता है मिल रहा है तो आप इस ट्रिक से याद करिए, जेड ब्रा। जेड फॉर जो जाइगोमॉर्फिक होंगे वो कैसे होंगे, बाइलेटरल होंगे, तो इक्वल हाफ में डिवाइड होंगे लेकिन एक ही प्लेन से। लेकिन जो रेडियल वाले होंगे वो किसी भी प्लेन से 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएंगे, उनको हम एक्टिनोमॉर्फिक कहेंगे। ठीक है, ये ट्रिक है। आगे देखते हैं, आगे दिया गया है कि डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन की बॉडी में 2 लेयर से बनी हुई है बॉडी, या 3 लेयर से, जर्मिनल लेयर 3 लेयर से बनी हुई है। ये कब बनते हैं जर्मिनल लेयर, ये ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज में बनते हैं। यही जर्म लेयर क्या करते हैं, आगे चल के हमारे बॉडी का पूरा फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, एनिमल इन विच द सेल आर अरेंज इन 2 एम्ब्रियोनिक लेयर, an external ectoderm and internal endoderm are called डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। एग्जाम्पल सिलेंट्रेट। अगर कोई एनिमल अपने एम्ब्रियोनिक स्टेज में है तो उसमें अगर 2 जर्मिनल लेयर है, 2 जर्म लेयर है, अगर मान लीजिए एक पहला, ये दूसरा हो गया। अगर ये जो पहला वाला लेयर है इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल लेयर है, इसको हम बोल सकते हैं एक्टोडर्म, एक्टोडर्म बोलेंगे। ठीक है, और जो अंदर वाला जो लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल है ये स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोडर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंडोडर्म। अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने एम्ब्रियोनिक स्टेज में 2 जर्मिनल लेयर में ही प्रेजेंट है, पहला जो बाहर का होगा उसे एक्टोडर्म बोलेंगे, जो अंदर का होगा उसे एंडोडर्म बोलेंगे। इसे हम बोलते हैं बॉडी वॉल। किसको, एक्टोडर्म को बॉडी वॉल बोलते हैं, जो बॉडी का बाहर का स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, और एंडोडर्म क्या होता है, इसे हम बोलते हैं गट वॉल। गट वॉल का मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, अंदर वाला जो स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, तो ऐसे एनिमल को हम क्या बोलेंगे, डिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल सिलेंट्रेट, जो कि निडेरिया है। यहाँ पे स्पॉन्जेस की बातें क्यों नहीं की गई, क्योंकि ये स्पॉन्जेस बहुत अच्छे से पूरी तरीके से एडवांस थे, वो प्रिमिटिव हैं, शुरुआत था, एक शुरुआत थी किसकी, एनिमल की धरती पे आने की। तो स्पॉन्जेस थे, उनमें सेलुलर लेवल था, उनमें टिश्यू लेवल नहीं था। ये सारी चीज़ें टिश्यू लेवल से स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। एन अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर मीजोगिलिया इज प्रेजेंट बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म। किसमें प्रेजेंट है, जो सिलेंट्रेट्स हैं उनमें एक बोल सकते हैं अनडिफ्रेंशिएटेड का मतलब पूरी तरीके से डेवलप्ड कोई एक लेयर है जो प्रेजेंट है, जिसका नाम है मीजोगिलिया। कहाँ प्रेजेंट है, एक्टोडर्म, जो कि बॉडी वॉल और एंडोडर्म गट वॉल के बीच में प्रेजेंट है। वो अनडिफ्रेंशिएटेड है, मतलब वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं है। स्ट्रक्चर देखिए, ये वाला डिप्लोब्लास्टिक है, जो आउटर एयर है, एरिया है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म। ये बनाएगा क्या, आगे चल के बॉडी वॉल बनाएगा। ठीक है, फिर अंदर वाला ये वाला जो एरिया है, इसको देखिए, ये वाले एरिया को क्या बोलेंगे, एंडोडर्म बोलेंगे। एंडोडर्म का मतलब होगा कि आगे चल के क्या बनाएगा, गट वॉल की फॉर्मेशन करेगी। लेकिन डिप्लोब्लास्टिक में अगर हम बात कर रहे हैं तो मीजोगिलिया, ये शब्द किसके लिए है, सिलेंट्रेट्स के लिए है, स्पेशली सिलेंट्रेट्स के लिए है। जो मीजोगिलिया ये लेयर है, ये कहाँ प्रेजेंट है, ये हो गया एंडोडर्म, ये वाला हो गया एक्टोडर्म, ये हो गया गट वॉल, ये हो गया बॉडी वॉल। उनके बीच में एक लेयर है जो अनडिफ्रेंशिएटेड है, पूरी तरीके से डेवलप नहीं है, एकदम जुड़ी हुई है। ये मीजोगिलिया किसमें प्रेजेंट है, डिप्लोब्लास्टिक किसमें, सिलेंट्रेट्स में प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। Those animal in which the developing embryo has third germinal layer, mesoderm, in between ectoderm, endoderm, are called triploblastic animal, Platyhelminthes to chordata। ऐसे कुछ एनिमल होते हैं जिनमें एम्ब्रियोनिक स्टेज में 2 जर्मिनल लेयर के अलावा एक तीसरी जर्मिनल लेयर होती, जो 2 जर्मिनल लेयर एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में पाई जाती है। उन एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल बोलते हैं। वो कौन होंगे, प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेके कॉर्डेटा तक होंगे। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, ये वाला कौन हो गया, एक्टोडर्म हो गया। ठीक, ये जो ये वाला ग्रेश वाला है, इसे हम क्या बोलेंगे, एंडोडर्म बोलेंगे, जो कि गट वॉल बना रहा है, और ये बॉडी वॉल बना रहा है। इनके बीच में ये जो लेयर होगा, ये वाला लेयर, ये वाला देखिए, ये होगा मीजोडर्म, एक तीसरा जर्मिनल लेयर है जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में भी प्रेजेंट है। एक तीसरा जर्मिनल लेयर, ये भी क्या करेगा, आगे चल के कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, मसल्स वगैरह बनाएगा, ब्लड बनाएगा, मीन्स ये आगे चल के ये भी ऑर्गन में ही काम करेगा, हेल्प करेगा बनाने में।
तो ये तीनों अगर जर्मिनल लेयर जिस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। प्लेटीहेलमिन्थेस से लेके कॉर्डेटा तक सब क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तीनों जर्मिनल लेयर कहाँ पाई जाती हैं, उनके एम्ब्रियोनिक स्टेज में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, सिलोम के बारे में पढ़ते हैं। सिलोम क्या है, सिलोम एक कैविटी है, खाली जगह है। सिलोम एक खाली जगह है। अब कहाँ प्रेजेंट है उसके बारे में देखते हैं। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल, मतलब बॉडी वॉल का मतलब हो गया एक्टोडर्म, एंड द गट वॉल दैट इज एंडोडर्म। ठीक है, एनसीईआरटी किस तरीके से देखिए घुमा घुमा के बता रही है। अब अगर मैं पहले नहीं बताई होती कि एक्टोडर्म एंडोडर्म कौन गट वॉल है कौन बॉडी वॉल है, तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होता। इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन कि सिलोम में क्या होगा कि कैविटी प्रेजेंट है या एब्सेंट है, कहाँ, बॉडी वॉल एंडोड, यहाँ पे एक्टोडर्म में और गट वॉल एंडोडर्म के बीच में कि सिलोम कैविटी है कि नहीं है, तो पता चलेगा कि किस टाइप का क्लासिफिकेशन है। द बॉडी कैविटी इज लाइंड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड सिलोम। एनिमल पॉजिंग द सिलोम आर कॉल्ड सिलोमेट। एग्जाम्पल एनिलिड्स, मोलस्कस, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ठीक है, अब देखते हैं ये वाला स्ट्रक्चर क्लियरली, इससे पता चलेगा। ये वाला कौन सा लेयर है, एक्टोडर्म, बॉडी वॉल बोल सकते हैं डायरेक्टली। ये वाला जो लेयर है ग्रेइश वाला निकालते हैं, इसको बोलते हैं एंडोडर्म। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, गट वॉल। अब इन दोनों के बीच में एक तीसरा लेयर प्रेजेंट था, वो कौन था, मेसोडर्म था। तो जिनमें ये तीनों लेयर प्रेजेंट है वो सिंपली हम उस एनिमल को क्या बोलेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे। लेकिन अगर सिलोमेट हमको बोलना उस एनिमल को, तो कैसे बोलेंगे कि जो बॉडी वॉल के साइड साइड में ये लाइनिंग है, इस तरीके से कवरिंग हो गई है अंदर की तरफ, और यहाँ पे जो गट वॉल है वो भी क्या है, लाइंड है, किससे, मेसोडर्म से, केवल लाइंड है। और यहाँ पे देखिए कैविटी, ये जगह खाली है, ये जगह खाली है पूरी तरीके से। तो ऐसे एनिमल कैसे होंगे, सिलोमेट होंगे, कि इनमें तीनों लेयर प्रेजेंट है, एक्टोडर्म एंडोडर्म, और ये जो लाइनिंग हो रही है एक्टोडर्म और एंडोडर्म की तरफ लाइनिंग होके यहाँ पे जो स्पेस खाली हो रही है कैविटी, इस वजह से कैसे हो गए, सिलोमेट एनिमल हो गए। एग्जाम्पल देखिए क्या दिया है, एनिलिड्स, मोलस्कस, आर्थ्रोपोड, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। मीन्स कि एनिलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक सीधे क्या है, सब सिलोमेट एनिमल है। 11 फाइलम है, कौन है, पहला पॉरीफेरा, फिर हो गया सिडेंट्रेटर जिसको हम नेडेरिया कहते हैं, टीनोफोरा हो गया, प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्कहेलमिन्थेस हो गया, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्कस, फिर हो जाएगा आपके सामने इकाइनोडर्मेटा आ जाएगा, फिर आएगा हेमिकॉर्डेटा एंड लास्ट कॉर्डेटा। बोला गया है कहाँ से, एनिलिड से लेकर सीधे कॉर्डेटा तक, यहाँ तक जितने भी एनिमल होंगे वो कैसे होंगे, सिलोमेट होंगे, मतलब कि इनमें सिलोम पाया जाएगा, वो जो खाली जगह है, जो कैविटी है वो पाई जाएगी, बॉडी कैविटी पाई जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, इन सम एनिमल, कुछ एनिमल्स में द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय द मेसोडर्म, इंस्टेड द मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज द स्कैटर पाउच इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। सच body cavity is called pseudocoelom and the animal causing them are called pseudocoelomate. Example एस्कहेलमिन्थेस। कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनमें बॉडी कैविटी नहीं पाई जाएगी, या बोल सकते हैं कि बॉडी कैविटी पूरी तरीके से लाइन नहीं होगी मेसोडर्म से, बल्कि उसकी जगह क्या होगा कि मेसोडर्म तो प्रेजेंट है, मेसोडर्म कैसे होंगे, स्कैटर पाउच की तरह प्रेजेंट होंगे, लाइनिंग नहीं होगी। जो भी हमने देखा कि गट वॉल हो गया, बॉडी वॉल के पास क्या होता है, मेसोडर्म की लाइनिंग थी और कैविटी खाली था, बॉडी कैविटी, तो वो सिलोम हो गया, सिलोमेट एनिमल होंगे। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें मेसोडर्म भी प्रेजेंट है, बट वो कैसे, स्कैटर पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट है। तो ऐसे एनिमल को हम लोग क्या बोलते हैं, सीडोसिलोमेट बोलते हैं। वो जो बॉडी कैविटी है ना वो पूरी तरीके से सही नहीं है, तो वो क्या है, सीडोसिलोम बना रहे हैं, मतलब कि एक फॉल्स सिलोम बना रहे हैं। सीडो का मतलब होता है फॉल्स, ठीक है, तो ये कैसे बना रहे हैं, फॉल्स सिलोम बना रहे हैं, और ऐसे एनिमल को सीडोसिलोमेट कहते हैं। और कौन है वो, स्पेशली एस्कहेलमिन्थेस है। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल, इसको लर्न करके रखिएगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर में मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए, ये हो गया एक्टोडर्म, बॉडी वॉल, एंडोडर्म, ठीक है, गट वॉल, इनके बीच में तो जगह खाली है। लेकिन यहाँ पे मेसोडर्म की लाइनिंग होने की बजाय यहाँ पे मेसोडर्म क्या है, छोटे छोटे स्कैटर पाउच में प्रेजेंट है, ठीक है, कहाँ,
एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो ये सीलोम था, जो ये खाली जगह थी, वहाँ पे पाउच के फॉर्म में मिल रहे हैं। तो ये कैसे हो गए? ये सीडोसिलोम है। सीडोसिलोम इसलिए है क्योंकि मेसोडर्म ना लाइनिंग नहीं पूरी तरीके से की, किसको नहीं की है? गट वॉल को और बॉडी वॉल को। मीन्स एक्टोडर्म एंडोडर्म को लाइनिंग नहीं की है। यहाँ पे एक स्कैटर पाउच की तरह बिखरे बिखरे हैं, ठीक है यहाँ पे। तो ये कैसे हो गए? सीडोसिलोमेट एनिमल में ऐसे पाया जाता है। स्पेशली कौन है? एस्केलमेंथिस है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द एनिमल इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट एंड आर कॉल्ड एसिलोमेट, एग्जाम्पल प्लेटीहेलमिन्थिस। कुछ ऐसे भी एनिमल हैं जो ट्रिप्लोप्लास्टिक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि बॉडी कैविटी ही एब्सेंट है। वो जो खाली जगह है, जो सिलोम हम लोग चिल्ला रहे हैं, जो बना रही है, वो खाली जगह ही एब्सेंट है। क्यों? खाली जगह में क्या हो गया? खाली जगह में मेसोडर्म पूरे ठूस ठूस के भरे हुए हैं, क्योंकि ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल है। तो इनमें एक्टोडर्म तो बाहर की लेयर होगी और बोल सकते हैं एंडोडर्म तो बीच की एकदम लास्ट के अंदर कोर वाली लेयर होगी। लेकिन उनके बीच में जो स्पेस हो रहा था, सिलोम जिसे हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, अब यहाँ पे क्या है? कोई बॉडी कैविटी, कोई सिलोम नहीं प्रेजेंट है, एब्सेंट है। क्यों एब्सेंट है? क्योंकि वहाँ पे ठूस ठूस के भरा हुआ है कौन? मेसोडर्म, जिसकी वजह से हम ऐसे एनिमल को क्या बोलते हैं? एसिलोमेट एनिमल बोलते हैं। एग्जाम्पल है प्लेटीहेलमिन्थिस, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर देखते हैं, ये कौन हो गए? ये हो गए एक्टोडर्म लेयर। ये वाली लेयर कौन हो गई? इंडोडर्म। एक्टोडर्म इंडोडर्म के बीच में ही हमें कैविटी ढूंढना है, कभी यहाँ मत ढूंढ लेना, ये गलत हो जाएगा। हमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में ही खाली जगह ढूंढनी है। किसकी लाइनिंग होनी चाहिए? अगर हमें सीलोम देखना है, लाइनिंग होनी चाहिए मेसोडर्म की। कहाँ पे? एक्टोडर्म और एंडोडर्म में। तब खाली जगह अगर है, यहाँ पे कैविटी खाली है, तो वो सिलोमेट एनिमल होंगे। अगर स्कैटर पाउच के आ गए, कौन? मेसोडर्म। किसके बीच में? एक्टोडर्म इंडोडर्म के बीच में जो कैविटी वहाँ पे, तो ये सीडोसिलोमेट हो गए। लेकिन अगर कोई कैविटी ही नहीं प्रेजेंट है, कहाँ? एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में कोई खाली जगह ही नहीं प्रेजेंट है, वहाँ पे मेसोडर्म खूब ठूस ठूस के भरे हुए, कोई खाली जगह नहीं छोड़ रहे हैं यहाँ पे एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। तो ऐसे एनिमल को हम क्या बोलते हैं? एसिलोमेट है। और ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? एसिलोमेट, ठीक है। और एनिमल कौन है? एग्जाम्पल कौन है? प्लेटीहेलमिन्थिस। प्लेटीहेलमिन्थिस है, ठीक है, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। जो सिलोमेट होंगे वो वाले एनिमल एनिलिड से स्टार्ट होकर सीधे कहाँ तक जाएंगे? कॉर्डेटा तक जाएंगे। लेकिन सीडोसिलोमेट जो होंगे वो कौन होंगे? स्पेशली एस्केलमेंथिस इनके एग्जाम्पल होंगे। अगर हम बात करते हैं एसिलोमेट की, यहाँ पे तीनों जर्मिनल लेयर इनमें प्रेजेंट होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन इनमें बॉडी कैविटी मतलब कोई खाली जगह नहीं होगी। एक्टोडर्म इंडोडर्म के बीच में मेसोडर्म ठूस ठूस के भरे हुए हैं, तो यहाँ पे कोई बॉडी कैविटी नहीं प्रेजेंट है। तो ये कैसे होंगे? एसिलोमेट होंगे। वो कौन होंगे? प्लेटीहेलमिन्थिस होंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेगमेंटेशन। नाम से लग रहा है कि सेगमेंटेशन में क्या हो रहा है? छोटे छोटे सेगमेंट किए जा रहे हैं, छोटे छोटे बॉडी पे हिस्से किए जा रहे हैं, ठीक है। In some animal, the body is externally and internally divided into segment with a serial repetition of at least some organ. कुछ और एनिमल में क्या होता है कि बॉडी बाहर से, मान लीजिए बाहर का मतलब कि बाहर से इस तरीके से सेगमेंट पाई जाएगी बॉडी एक्सटर्नली, या फिर इंटरनली बॉडी डिवाइडेड है, ठीक है, एक सीरियल रिपीटेशन में। ऐसा नहीं है कि एक बड़ा सा सेगमेंट हो गया, एक इतना, नहीं, इक्वल सेगमेंट में इस तरीके से बराबर सेगमेंट में क्या होगा? डिवीज़न होगा। एटलीस्ट कुछ ही ऑर्गन का होगा, मीन्स यहाँ पे सेगमेंटेशन होगा। तो ये कुछ ही एनिमल में हो रहे, सब में नहीं, सब एनिमल्स में हो रहे कि बॉडी बाहर से या फिर अंदर से कहीं भी डिवाइडेड है, सीरियल रिपीटेशन में लगातार डिवाइड हो रही है, एटलीस्ट कुछ ही ऑर्गन में डिवीज़न हुआ है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? सेगमेंटेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन अर्थवॉर्म द बॉडी शो दिस पैटर्न called मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड द फिनोमिना इज नोन एज मेटामेरिज्म। अगर अर्थवॉर्म किसी ने सच में देखा है, ठीक है, एनिलिडा का मेंबर है, उसके बॉडी के ऊपर क्या होगा ना, इस तरीके से कम 100 से लेके 150 तक छोटे सेगमेंट्स प्रेजेंट होंगे एक्सटर्नली, ठीक है, छोटे इस तरीके से सेगमेंट प्रेजेंट होंगे बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये क्या है? ये छोटे सेगमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मेटामर बोलते हैं। इस तरीके का सेगमेंट, जो ये सेगमेंट हो रहा है, छोटे यहाँ पे सेगमेंट्स हो रहे हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? मेटामर्स बोलते हैं। और इस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे? मेटामेरिज्म। जो कि आप अर्थवॉर्म की जो एक्सटर्नल लेयर है, एक्सटर्नल जो बॉडी पार्ट है, आप वहाँ पे देख सकते हैं कि छोटे वहाँ पे सेगमेंट्स हुए हैं, मेटामर सेगमेंटेशन हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं? मेटामेरिज्म। सेगमेंटेशन किसमें प्रेजेंट है? इसके लिए ट्रिक है A²C। A फॉर एनिलिड्स, ठीक है, जो कि एक्सटर्नल होगा सेगमेंटेशन,
दूसरे ए से होगा आर्थ्रोपोड, जो कि इंटरनल सेगमेंटेशन होगा, बॉडी के अंदर होंगे, कुछ ऑर्गन्स पे होंगे इस तरीके के। कॉर्डेट्स की बात करते हैं, सी फॉर कॉर्डेट, जो कि एक्सटर्नल इंटरनल दोनों जगह सेगमेंटेशन पाया जाएगा। तो इसके लिए ट्रिक याद करिए सेगमेंटेशन के लिए, ए स्क्वायर सी, ए फॉर एनीलिडा, यहाँ पे सेगमेंटेशन बॉडी के बाहर पाया जाएगा, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होगा। फिर दूसरे ए से कौन होगा, आर्थ्रोपोडा होगा, जो बॉडी के अंदर सेगमेंटेशन शो करेंगे, और सी फॉर कॉर्डेटा, जो बॉडी के बाहर अंदर दोनों जगह सेगमेंटेशन शो करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं नोटोकॉर्ड। अब नोटोकॉर्ड क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। नोटोकॉर्ड इज मेसोडर्मली derived rod-like structure formed on the dorsal side during the embryonic development in some animal। जो नोटोकॉर्ड है ये किससे बना है, मेसोडर्म से बना है। वो तीसरी जर्मिनल लेयर जिसके बारे में हम लोग कब से पढ़ रहे हैं, मेसोडर्म, इससे बना हुआ है। कभी ये मत सोचे एक्टोडर्म से बना, एंडोडर्म से, नहीं, ये मेसोडर्म से बना हुआ है। कौन, नोटोकॉर्ड, जो कि रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, इस तरीके का स्ट्रक्चर है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, जो कहाँ बनता है, डॉर्सल साइड, ये वेंट्रल साइड होता है ये एरिया, और पीछे वाला जो पार्ट होता है वो डॉर्सल होता है। इसको हम एंटीरियर बोल सकते हैं, ये ऊपर वाला एरिया, और जो पैर वाला पार्ट है उसको पोस्टीरियर बोलते हैं। ठीक है, तो जो नोटोकॉर्ड है ये कैसे, मेसोडर्मल है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, और कहाँ बने हैं, एम्ब्रॉनिक स्टेज में, डेवलपमेंट में। कुछ एनिमल में, सब में नहीं प्रेजेंट है नोटोकॉर्ड, कुछ एनिमल में ही प्रेजेंट है। और कहाँ प्रेजेंट है, एम्ब्रॉनिक स्टेज में, डॉर्सल साइड प्रेजेंट है, जो कि मेसोडर्म से रॉड लाइक स्ट्रक्चर बने हुए हैं। एनिमल विथ नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट्स and those animal which do not form this structure are called non-chordate। example porifera to echinodermata। ऐसे एनिमल जिनमें ये जो मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, नोटोकॉर्ड, अगर नहीं प्रेजेंट है तो उन एनिमल को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन कॉर्डेट्स कहेंगे। ठीक है, लेकिन जिनमें ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है उन्हें हम क्या बोलेंगे, कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स में हम लोग आते हैं तो अब समझ गए ना कि कॉर्डेट्स क्यों हम लोग कहे जाते हैं, इसीलिए क्योंकि हमारे एम्ब्रॉनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। नॉन कॉर्डेट्स में कोई भी नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट होता है। तो याद रखिएगा कि एनिमल जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है वो कॉर्डेटा में आएंगे, ऐसे एनिमल जिनमें कोई भी नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर कुछ नहीं प्रेजेंट है वो नॉन कॉर्डेट्स में आएंगे। एग्जाम्पल पॉरीफेरा टू इकानोडर्मेटा। हेमिकॉर्डेटा क्यों नहीं किया गया है, क्योंकि पहले हेमिकॉर्डेटा बोल सकते हैं कॉर्डेटा के मेंबर थे। पहले ऐसा लगता था कि जो उनका नोटोकॉर्ड है, जो हमारा नोटोकॉर्ड है सॉरी, उनकी स्टोमोकॉर्ड से मिलता जुलता है, इसीलिए इनको एक साथ नहीं रखा गया है। तो आप एकदम इस बात के लिए श्योर हो जाइए कि पॉरीफेरा टू इकानोडर्मेटा वाले के पास कोई नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट है। आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, किस आधार पर क्लासिफाई किया गया। अब हम लोग थोड़ा सा बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर आगे बना उसमें देखते हैं। द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमलिया बेस्ड ऑन सम फंडामेंटल फीचर एज मेंशन इन द प्रीसीडिंग सेक्शन इन अ गिवन फिगर 4.4। यहाँ पे जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन किया गया है किसका, किंगडम एनिमलिया का है। जो एनिमल किंगडम में जितने ऑर्गेनिज्म बिलोंग करेंगे, जितने फाइलम आएंगे, उनको कुछ फंडामेंटल फीचर से चलिए देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे किंगडम हो जाएंगे, कौन, किंगडम एनिमलिया, जो कि मल्टी सेलुलर हैं, उनके पास कोई सेल वॉल नहीं पाया जाता। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे क्योंकि बॉडी सेल की बनी हुई है, टिश्यू की बनी है, ऑर्गन सिस्टम से बनी हुई है। सिमिट्री देखेंगे कि बाइलेटरल है, एसिमेट्रिकल है, रेडियल है, कैसी सिमिट्री है। बॉडी कैविटी देखेंगे या सिलोम देखेंगे कि एसिलोमेट है, सीडोसिलोमेट है या सिलोमेट एनिमल है। फाइलम देखेंगे कि कौन कौन से फाइलम ऐसा शो कर रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं। जितने भी एनिमल किंगडम के जितने भी मेंबर हैं वो कैसे, मल्टी सेलुलर हैं। चलिए किंगडम खत्म हो गया। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, अगर हम पहला फाइलम कौन है, पॉरीफेरा, उसकी बात करते हैं तो वो सेलुलर लेवल है। इनकी बॉडी में ढेर सारे सेल क्या है, एग्रीगेट कर गए हैं, इकट्ठा हुए हैं और अपना अलग अलग काम कर रहे हैं। अगर हम सिमेट्री की बात करें तो मोस्टली मतलब सारे मेंबर नहीं, पॉरीफेरा के ज़्यादा करके जो मेंबर है वो कैसे, एसिमेट्रिकल हैं, कि उनके बॉडी को हम कहीं भी किसी भी प्लेन से कट कर रहे हैं तो इक्वल हाफ में नहीं डिवाइड हो रहे मोस्टली। अभी हम एग्जांपल ही बताएंगे कि जो कैसे बाइलेटरल हैं, लेकिन ज़्यादा करके जो मेंबर हैं पॉरीफेरा के कैसे हैं, वो एसिमेट्रिकल हैं। अब देखते हैं यहाँ पे बॉडी सिलोम या फिर कैविटी को बोल सकते हैं, यहाँ पे कैसे हैं, एसिलोमेटा है, मतलब यहाँ पे कोई भी खाली जगह नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, इनमें भी एक लेयर पाई जाती है, जैसे हमने देखा था मीजोगिलिया, किसका स्ट्रक्चर था, वो सिलेंट्रेट का था, ऐसे इसमें पाया जाता है मीजोगियाल, वो दिया नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं। तो ये भी कैसे होते हैं, एसिलोमेटा होते हैं और पॉरीफेरा है। फिर देखते हैं एनिमल किंगडम का दूसरा जो फाइलम है वो कौन है, सिलेंट्रेटा, और
टीनोफोरा, दोनों एक जैसे हैं, भाई भाई हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। सिमेट्री कैसी होगी, रेडियल होगी। आप किसी भी प्लेन से इनके ऑर्गेनिज्म को काट दीजिए, किसके, सिलेंट्रेट्स के और टीनोफोरा के, किसी भी प्लेन से काट दीजिए, अपने आप को हमेशा इक्वल हाफ में ही डिवाइड करेंगे। तो इसीलिए कैसी इनकी सिमेट्री है, रेडियल है। ये दोनों भी क्या है, एसिलोमेट हैं, ठीक है। तो ये दोनों भाई भाई हैं, सेम कैरेक्टर शो कर रहे हैं। फिर देखते हैं, हम लोग बात करेंगे प्लेटीहेलमिन्थेस के बारे में। ये ऑर्गन और कुछ इनके ऑर्गेनिज्म ऑर्गन सिस्टम तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम तक इनके कुछ ऑर्गेनिज्म मतलब पहुंच जाते हैं। अगर हम इनकी सिमेट्री की बात करें, किनकी, प्लेटीहेलमिन्थेस की, तो अगर हम इनको दो इक्वल हाफ में डिवाइड करना होगा तो आपको एक प्लेन से ही कट करना पड़ेगा, तभी ये बाइलेटरल सिमेट्री शो कर पाएंगे। इनमें भी कोई बॉडी कैविटी, कोई सिलोम नहीं प्रेजेंट होता, जिसकी वजह से हम इन्हें क्या बोलते हैं, एसिलोमेट्स बोलते हैं। ये सब क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। इनमें एम्ब्रियोनिक स्टेज में तीनों जर्मिनल लेयर प्रेजेंट होगा, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, यहाँ से, ठीक है। ये पूरे सबके पास, इतने जो फाइलम है सबके पास क्या है, तीनों जर्मिनल लेयर हैं। लेकिन प्लेटीहेलमिन्थेस में जो मेसोडर्म है ना, एक्टोडर्म, एंडोडर्म के बीच में ठूस ठूस के भरा हुआ, कोई कैविटी नहीं है, कोई खाली जगह नहीं है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, एसिलोमेट बोला जाता है। वो कौन है, प्लेटीहेलमिन्थेस, या इसको बोलते हैं फ्लैटवर्म। फिर देखते हैं एस्कहेलमिन्थेस की बात करते हैं। ये इनका जो बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम की तरफ ये बढ़ चुके हैं। इनकी भी सिमेट्री कैसे, बायलेटरल, कि हम इनको एक प्लेन से ही कट कर पाएंगे, तभी इनके हम दो इक्वल भाग में देख पाएंगे, तो इक्वल हाफ में देख पाएंगे। इनमें कैसा सिलोम पाया जाता है, ये सीडोसिलोमेट होते हैं। जैसे हमने ये स्ट्रक्चर देखा था, ये वाला देखिए, ये सीडोसिलोमेट है कि यहाँ पे एंडोडर्म और एक्टोडर्म, ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो जगह है, यहाँ पे मेसोडर्म क्या है, छोटे छोटे पाउच लाइक, स्कैटर पाउच लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये कैसे हो गए, सीडोसिलोमेट एनिमल हो गए, ठीक है। उस सिलोम को क्या बोलेंगे, सीडोसिलोम बोलेंगे। तो किस में देखने को मिल रहा है, एस्कहेलमिन्थेस में देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एग्जाम्पल छिपा हुआ है, ठीक है। फिर देखते हैं एनिलिडा, मोलस्का और ऑर्थोपोडा हो गया। इकाइनोडर्मेटा किसकी बात की जाएगी, ये बात की जाएगी अगर बायलेटरल सिमेट्री बात करें तो ये होंगे इनके लार्वा। अगर रेडियल सिमेट्री की बात करेंगे तो इनके एडल्ट होंगे रेडियल सिमेट्री। तो अभी फिलहाल हम लोग लार्वा की बात करें क्योंकि बायलेटरल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, आप यहाँ से देखिएगा, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा में लार्वा वाला स्ट्रक्चर, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा सबके पास क्या, ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बायलेटरल है, एक ही हाफ से कट होंगे, मीन्स एक ही प्लेन से आप इनको दो भाग में डिवाइड कर देंगे। इनमें ट्रू सिलोम पाए जाएंगे। एनिलिड से स्टार्ट हो जाएंगे कहाँ तक, कॉर्डेटा तक। लेकिन खास बात यह है कि जो इकाइनोडर्मेटा के लार्वा होंगे वो कैसे होंगे, बायलेटरल होंगे, वो एक प्लेन से दो हाफ में डिवाइड होंगे। लेकिन इनके जो एडल्ट होंगे उनको कोई भी प्लेन से कट पिट करते रहो, हर प्लेन से क्या होंगे, दो इक्वल हाफ में डिवाइड होंगे। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, इकाइनोडर्मेटा एक्सहिबिट रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री डिपेंडिंग ऑन द स्टेज, ठीक है। स्टेज कैसा, अगर रेडियल है तो इसका मतलब वो एडल्ट वाले की बात की जा रही है, एडल्ट वाले जो इकाइनोडर्मेट्स हैं जो एकदम पूरी तरीके से मैच्योर हो चुके हैं। अगर बायलेटरल की बात करते हैं तो जो लार्वा वाला है वो बायलेटरल सिमेट्री शो करता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द डिफरेंट फाइला डिस्क्राइब। यहाँ पे डिफरेंट कैरेक्टर के आधार पर डिफरेंट फाइला को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। पहला हम लोग पढ़ते हैं फाइलम पॉरीफेरा। पॉरीफेरा जो फाइलम है कि इसको टच करेंगे तो ये स्पॉन्जेस जैसा होगा, ठीक है। इसको दबाएंगे तो आप स्पॉन्जी जैसे फील करेंगे, ठीक है। मेंबर ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्ज, इसीलिए कहा जाता है जब भी आप इनके मेंबर को टच करेंगे, कभी अगर आपने लाइफ में कभी टच किया होगा तो ये छूने में स्पॉन्जेस लाइक है, ठीक है। इसीलिए पॉरीफेरा के मेंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पॉन्जेस कहते हैं। दे आर जनरली मरीन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल। ये जनरली मरीन का मतलब क्या है कि पानी में ही रहते, खारे पानी में ही रहते, लेकिन ज़्यादा करके जो इनके मेंबर है वो कैसे, एसिमेट्रिकल है, मतलब कि जो इनका सिमेट्री है, कहीं से भी कट पिट करोगे तो ये कभी भी इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होंगे। मोस्टली लिखा गया, सारे एनिमल नहीं, इनमें ज़्यादा करके जो एनिमल्स है वो कैसे, एसिमेट्रिकल हैं। दीज आर प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये कैसे एनिमल है, ये सबसे पहले शुरुआती जो बोल सकते हैं ना, एनिमल आ गया दुनिया में, पैर रख दिया ज़मीन पर, तो ये शुरुआती वाले मल्टीसेलुलर एनिमल हैं। इसके अलावा इनकी बॉडी कैसी है, सेलुलर लेवल से बनी हुई है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेलुलर है, सेल से बने हुए हैं।
यहाँ पे लिखा है स्पॉन्जेस है वाटर ट्रांसपोर्ट और वाटर कैनाल सिस्टम। इनके बॉडी में वाटर कैनाल या फिर हम बोल सकते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो पानी, ये पानी में ही रहते हैं मोस्टली, तो ये पानी में ही क्या करेंगे, अपना जो भी खाना लेना है पानी के थ्रू लेंगे बॉडी के अंदर, ठीक है। क्योंकि स्पॉन्जेस है तो स्पॉन्जेस की बॉडी में क्या होगा, छोटे छोटे पोर्स पाए जाएंगे और पोर्स की मदद से ही वाटर इनकी बॉडी में जाएगा, ठीक है। ये खाना, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन सब कुछ वाटर के थ्रू ही क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। इसीलिए इनमें वाटर कैनाल या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है। देखिए वाटर कैनाल या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या क्या पार्ट है। वाटर एंटर थ्रू माइन्यूट पोर ऑस्टिया इन द बॉडी वॉल इनटू द सेंट्रल कैविटी, जिसको बोलते हैं स्पॉन्जियोल, फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्कुलम। रास्ता देखिए, 3 पार्ट है किसमें, वाटर कैनाल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। पानी कैसे आएगी, इनकी पूरी बॉडी में छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट है। उन छोटे छोटे पोर्स को हम ऑस्टिया कहते हैं। पानी यहाँ से इनके बॉडी के अंदर घुस गया। देखिए ये वाले स्ट्रक्चर देखिए, ये सब क्या ऑस्टिया हैं, जो बाहर छोटे छोटे पोर्स देखने को मिल रहे हैं, ये सब पोर्स, ये ऑस्टिया है इनके बॉडी पे। इसकी मदद से पानी इनकी बॉडी में अंदर आ जाता है। जहाँ पर इनकी जो मेन सेंट्रल बॉडी होगी अंदर, यहाँ पे जो मेन सेंट्रल बॉडी होगी, कैविटी होगी, इसे हम क्या बोलेंगे, स्पॉन्जियोल बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे फ्लैचलेटेड सेल पाए जाते हैं और पानी वहाँ पे अपना एक्सचेंज वगैरह सब कुछ करेगा मटेरियल। फिर रास्ता बाहर जाने का कैसे है पानी का, ऐसा तो है नहीं कि स्पॉन्जेस हमेशा पानी भरते रहेंगे तो एक दिन तो फट जाएंगे ना, तो ऐसा भी तो नहीं होगा। पानी उसने किसकी मदद से लिया, उनकी बॉडी पे छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, उसे ऑस्टिया कहते हैं, उससे लिया। कहाँ गया जाएगा पानी, उनकी जो सेंट्रल कैविटी है जिसको बोलते हैं स्पॉन्जियोल, वहाँ जाएगा। लेकिन अब जब काम हो गया पानी का, जो अभी हम लोग देखेंगे कि पानी में क्या क्या ऐसा छिपा है कि स्पॉन्जेस पानी के थ्रू अपना रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, खाना लेना, सारा काम पानी की ही मदद से करते हैं। तो पानी को बाहर भी तो जाना है। अगर ज़्यादा पानी हो जाएगा तो उनकी बॉडी फट नहीं जाएगी, तो पानी को बाहर जाने के लिए दूसरा रास्ता है। जैसे ये स्ट्रक्चर देखिए, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बहुत अच्छे से विजुलाइज है, इसको हम बोलते हैं ऑस्कुलम। ऑस्कुलम क्या है, आउटर पार्ट है। पानी आया किसकी मदद से, ये जो ऑस्टिया है, छोटे छोटे पोर्स से बॉडी में आए, ये सेंट्रल कैविटी है, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल कैविटी। सेंट्रल कैविटी में गया, एक्सचेंज हो गए मटेरियल्स का पानी के थ्रू। लेकिन अब पानी को बाहर तो जाना है, ये जो बाहर जाएगा किसकी मदद से जाएगा, ये जो ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये फटाक से ओपन हो जाएंगे और पानी चला जाएगा बाहर बॉडी के, ठीक है। इसको हम ऑस्कुलम कहते हैं। दिस पाथवे, कौन से पाथवे, वाटर कैनाल या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसमें क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। ये इस तरीके का जो ये ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है पानी का, इससे क्या होगा कि जो ऑर्गेनिज्म है, जो पॉरीफायर के मेंबर हैं, वो क्या करेंगे, अपना खाना इकट्ठा करेंगे, गैदर करेंगे, रिस्पायरेटरी एक्सचेंज करेंगे, ऑक्सीजन को अपने बॉडी में लेंगे, पानी की मदद से CO2 को बाहर निकाल देंगे। इसके अलावा वो और क्या करेंगे, जो भी उनकी बॉडी में वेस्टेज हैं उसको भी पानी के थ्रू क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। तो ये 3 काम कौन कर रहा है, वाटर कर रहा है। कब कर रहा है, वाटर कैनाल सिस्टम में, कि खाना भी लेके आ रहा है साथ में पानी के थ्रू, रिस्पायरेटरी एक्सचेंज भी कर रहा है गैसेस का, और जो भी वेस्ट इनकी बॉडी में बने हैं उनको भी पानी के साथ अपने साथ लेके जा रहा है बाहर इनकी बॉडी से। आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा है कोलेनोसाइट या कॉलर सेल लाइन द स्पॉन्जियोल एंड कैनाल। जो भी कोलेनोसाइट है, जो कॉलर सेल है, कैसे हैं, फ्लैजिलेटेड, इनमें फ्लैजला पाया जाता है, तभी तो पानी क्या करेगा, एक डायरेक्शन में फटाफट मूव करेगा। ऐसा तो है नहीं कि पानी यहाँ पे आया और पूरे बॉडी में चला गया, नहीं। जो इनका मेन यहाँ पे बोल सकते हैं जो कैविटी है, जो स्पॉन्जियोल बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या है, फ्लैजला प्रेजेंट है, ताकि पानी ऑस्टिया से आया और धीरे धीरे यहाँ पानी बहता बहता फिर ऑस्कुलम से निकल जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता था, अगर यहाँ पे फ्लैजला नहीं प्रेजेंट होगा तो पानी ऑस्टिया से भी रिवर्स मूव कर सकता था, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। इनमें क्या होगा कि ऑस्टिया से पानी आ रहा है, इस तरीके से वाटर आया, बॉडी में गया। जो यहाँ पे बीच वाले जो एरिया है, इसको हम बोलते हैं स्पॉन्जियोल। वहाँ पे क्या होता है, पूरा एक्सचेंज हो गया मटेरियल का। इनमें फ्लैजला पाए जाते हैं, यहाँ पे ढेर सारे फ्लैजला पाए जाते हैं, ताकि पानी को क्या करें, एक डायरेक्शन में मूव कराएं। अब बाहर निकालने की बारी आएगी जब सारा एक काम हो जाएगा पानी से, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, जो कैनाल हैं, इनके जो कैनाल्स, ये सब कैनाल हैं, इनमें भी क्या होगा, फ्लैजला पाया जाएगा, ताकि ऑस्कुलम से ईजिली वाटर निकल जाए, ठीक है। नहीं तो पानी तो पोर से भी फिर दोबारा भी तो निकल सकता है, इसीलिए। आप देखते हैं इनमें डाइजेशन इज इंटरसेलुलर, डाइजेशन सेल के अंदर होगा, सेल के बाहर नहीं, सेल के अंदर डाइजेशन होगा। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल और स्पोरेंजिन फाइबर। इनकी जो बॉडी है किससे बनी हुई है, स्पिक्यूल से बनी हुई है या फिर स्पोरेंजिन फाइबर की बनी हुई, जो कैल्शियम कार्बोनेट से होते हैं, इससे बनी हुई है, उसके सपोर्ट से बनी हुई है। जैसे हमारी बॉडी किससे बनी हुई है, हम बोल सकते हैं कि हड्डियों से बनी हुई है। अंदर तो हड्डी है, मेन बेस तो वही है ना,
वो क्या है, किससे बना हुआ है, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम और डिफरेंट टाइप के यहाँ पे बोल सकते हैं सॉल्ट से बनी हुई है। लेकिन इनकी बॉडी किससे बनी है, स्पिक्यूल से बनी है या फिर स्पॉन्जी फाइबर से बनी हुई है। अब बात करते हैं सेक्सेस की। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, ये हेमाफ्रोडाइट है। दैट इज एग्स एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय सेम इंडिविजुअल, मतलब कि यहाँ पे मेल फीमेल का कोई काम नहीं है। कोई भी एक ऑर्गेनिज्म उठा लो पॉलीफेरा की, उसके पास दोनों ही मेल या फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों ही प्रेजेंट हैं, जो कि दोनों क्या करेंगे, अपने अपने गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे। इसीलिए हम ऐसे शब्द को, जब बाइसेक्सुअल आ जाएगा, बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें मेल और फीमेल दोनों ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, दोनों ही काम कर रहे हैं, वो बाइसेक्सुअल वाला कैरेक्टर शो कर रहा है। इसे हम क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, हर्माफ्रोडाइट बोलेंगे। कि अगर मेल सेक्स ऑर्गन यहाँ पे है, वो क्या करेगा, स्पर्म बनाएगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन एक्स बनाएंगे और एक ही इंडिविजुअल बनाएगा, सेम इंडिविजुअल। ठीक है। स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन। अगर स्पॉन्जेस एसेक्सुअली प्रोडक्शन कर रहे हैं तो क्या करेंगे, फ्रेगमेंट, छोटे छोटे जब फ्रेगमेंट में इस तरीके से डिवाइड हो जाएंगे तो एक नया स्पॉन्ज बन जाएगा। लेकिन अगर सेक्सुअली प्रोडक्शन करें, उसके लिए देखते हैं एंड सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। अगर सेक्सुअली प्रोडक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे गैमेट की मदद से करेंगे और सेम इंडिविजुअल, चाहे ये इंडिविजुअल हो, ये इंडिविजुअल हो, इन सबके पास क्या है, दोनों ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, मेल फीमेल दोनों ही प्रेजेंट है, दोनों ही गैमेट इन्हीं की बॉडी में पाई जाएगी। तो जब पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएगा गैमेट, तो अंदर ही क्या हो जाएगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा बॉडी के अंदर ही। जब दोनों गैमेट प्रेजेंट है, एक भी प्रेजेंट है, स्पर्म भी प्रेजेंट है, जब मैच्योर हो जाएगा तो अंदर ही क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, मीन्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रहा है। एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट हैविंग अ लार्वल स्टेज विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम अडल्ट। लेकिन जो इनके बोल सकते हैं डेवलपमेंट है, ये तुरंत मान लीजिए यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, यहाँ पे जाइगोट बन गया, तो क्या इसी के अंदर वो इंडिविजुअल ग्रो करेगा, नहीं, वो उसको क्या करेंगे, बॉडी के बाहर निकाल देंगे, वो लार्वा बनेगा, फिर लार्वा से धीरे 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 करके तब इंडिविजुअल बनेगा। इस डेवलपमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं ह्यूमन की बात करती हूँ, कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो गई, फर्टिलाइजेशन इंटरनल हुआ, लेकिन उसके बॉडी के अंदर ही एम्ब्रियो ग्रो कर रहा है, बच्चा उसके बॉडी के अंदर ही है, तो इस टाइप का जो डेवलपमेंट हो रहा है ये बॉडी के अंदर हो रहा है। ठीक है, डायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है, कोई लार्वा वगैरह कुछ नहीं बन रहा है। लेकिन इनमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर ही हो गया, अंदर ही दोनों ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट भी यहाँ पे बन गया, लेकिन ये बॉडी के बाहर उसको कर देंगे ताकि क्या हो सके, इनडायरेक्ट या ढेर सारे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब कि लार्वल स्टेज को क्रॉस करते हुए तब जाके एडल्ट बनते हैं। जैसे कि फ्रॉग को तो सबने सुना होगा, फ्रॉग फॉर एग्जांपल मैंने लिया है, एम्फीबियन का मेंबर है फ्रॉग। उसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हुआ, मेल फीमेल गैमेट पानी में मिल गए, फर्टिलाइजेशन हुआ, धीरे 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 लार्वा बना, लार्वा टैडपोल जिसको बोलते हैं, फिर धीरे धीरे मेटामॉर्फोसिस करके फिर क्या बनता है, फ्रॉग बनता है, एक एडल्ट बनता है। तो ऐसे इनमें भी क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन इंटरनल हुआ, बॉडी के अंदर हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि दोनों ही ऑर्गन प्रेजेंट है, दोनों ही सेक्स ऑर्गन एक ही इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट है, तो फिर फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल ही होगा। ठीक है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट है, मतलब इनके बॉडी से बाहर निकल जाएगा और ढेर सारे लार्वा स्टेज में होगा, जो कि देखने में इनसे क्या होंगे, बहुत डिफरेंट दिखेंगे मॉर्फोलॉजिकली। अगर इनके लार्वा को देखें और इनके एडल्ट को देखें तो दोनों ही क्या दिखेंगे, आपको डिफरेंट दिखेंगे। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे लिखा है साइकॉन साइफा स्पॉन्जिला, जो कि फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, यू स्पॉन्जिया, इसे हम बाथ स्पॉन्ज कहते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है, ये स्ट्रक्चर किसका है, साइकॉन का, या फिर बोलते हैं साइफा। ये कैसा होता है, ये जो है इसकी जो सिमेट्री होगी, इसको कट करेंगे तो कैसी होगी, बाइलेटरल सिमेट्री शो करेगा। याद रखिए कि सारे स्पॉन्जेस नहीं, मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेस, याद रखिए, ऑल स्पॉन्जेस नो, मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेस, यहाँ पे लिखा है मोस्टली जो स्पॉन्जेस होते हैं एसिमेट्रिकल होते हैं, कहीं से भी कट पिट करेंगे तो तब भी वो हाफ इक्वल पार्ट में नहीं डिवाइड होंगे। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन दिया गया है कि ये जो स्पॉन्ज है इसको आप बीच से काटेंगे, एक ही प्लेन से काटना है कि दो इक्वल हाफ में हो जाए, मीन बाइलेटरल सिमेट्री। इनका नाम है साइकॉन, इसको हम क्या बोलेंगे, साइफा। ये देखिए जैसे कुछ ये साबुन जैसे स्ट्रक्चर लग रहा है ना, कुछ ऐसा हम लोग अपने बोलते हैं सोप बॉक्स में ऐसे ही साबुन रखते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यू स्पॉन्जिया। ये काम आता था, पहले के लोग इसी से क्या करते थे, रगड़ रगड़ के नहाते थे, नदियों में नहाते थे, पानी में नहाते थे, ठीक है, वाटर बॉडी में नहाते थे, तो ये सारे जो स्पॉन्जेस थे इससे रगड़ रगड़ के नहाते थे।
तो ये क्या है, यू स्पॉन्जिया है। यू स्पॉन्जिया कैसे होते हैं, बाथ स्पॉन्ज होते हैं। ये लोग रगड़ रगड़ के नहाते थे, क्या पता उससे ही इसका नाम रखा गया बाथ स्पॉन्ज। फिर देखते हैं स्पॉन्जिलम, देखने में डेंजर लग रहा है बट ये कैसा, फ्रेश वाटर में रहता है। फ्रेश वाटर का मतलब जैसे कि रिवर हो गया, लेक हो गया, पॉन्ड हो गया, ये वहाँ पाया जाएगा, मरीन वाला नहीं है ये। तो याद रखिए ये हो गया साइकान या साइफा हो गया। यू स्पॉन्जिया हो गया जिसे हम बाथ स्पॉन्ज कहते हैं, रगड़ रगड़ के नहाओ इससे। और स्पॉन्जिला को हम बोलते हैं फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। यहाँ पे दिया गया दूसरा नाम, यहाँ पे आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। कल हम लोग फाइलम सिलेंट्रेट से स्टार्ट करेंगे, निडेरिया से। आज मैंने जितना पढ़ाया, अगर आपको कहीं भी किसी भी लाइन में डाउट हो रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई क्वेरी हो रही है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी कमेंट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं मुझसे सीधे। तो अगर कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए या फिर मुझे डायरेक्टली टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं। और एक एक लाइन, एक एक एग्जाम्पल, एक एक डायग्राम को देख के अभी से स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना, क्योंकि लास्ट में अगर छोड़ेंगे तो फिर डायग्राम से भी देखिए नीट में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप ऐसा मत कहिए कि डायग्राम बाद में पढ़े, नहीं, जब भी आप कुछ पढ़ रहे, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे, जो भी डायग्राम दिया है आप उसको साथ में पढ़ते हुए चलिए, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक। कोई भी प्रॉब्लम होगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, हो सके अपने फ्रेंड को भी सब्सक्राइब करिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।